डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को ज्ञात ही होगा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसकी आज अगली क्लास हम लोग लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में ऊर्जा खनिजों के बारे में। क्योंकि कल हमने पढ़ लिया था लौह तथा अलौह खनिज, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज, अर्थात ऐसे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या इन्हें हम ईंधन खनिज भी कह सकते हैं। ईंधन खनिज याद रखिएगा, या इन्हें ऊर्जा संसाधन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? ऊर्जा संसाधन। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या दिख रहा है आपके सामने? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा ऊर्जा संसाधन के बारे में कि ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, पानी, याद रखिएगा जल। जल भी तो हमारा एक ऊर्जा संसाधन ही है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो अब जरा देखा जाए कि ऊर्जा संसाधन के बारे में तो आप लोग जान गए कि ऊर्जा संसाधन क्या है, कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात किसी काम को करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। एक प्रकार से इन्हें ईंधन भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक प्रकार से इन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन भी कहा जाता है। अब ये जो हमारे ऊर्जा संसाधन है, इसको दो हिस्से में बांटा गया है। यही तो पहला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया। बहुविकल्पी में आपका एक सवाल जरूर टपकेगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपके बहुविकल्पी में एक सवाल जरूर आपको मिलेगा। क्या? ऊर्जा संसाधन में पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, जिन्हें हम लोग ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं। तो जरा इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ऊर्जा के परंपरागत साधन, तो पूछा जाएगा आपसे ऊर्जा के परंपरागत साधन क्या हैं, तो बोलेंगे आप लोग कि ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, जिनका प्रयोग हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा के परंपरागत साधन कहलाते हैं। याद रखिएगा, अर्थात हम लोग बहुत पहले से इसके बारे में प्रयोग करते आ रहे हैं, ये हमारे पास हैं, हम इनको प्रयोग कर लेते हैं, हमने इसमें कुछ करने का प्रयास नहीं किया है। जैसे देखिए आप लोग, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब चीज़ें ऊर्जा के परंपरागत साधन में आती हैं। किस में आती हैं? ऊर्जा के परंपरागत साधन में आती हैं। ठीक है। और ये जो ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं, ये सीमित मात्रा में है। कैसी मात्रा में है? सीमित मात्रा में है। अर्थात एक बार समाप्त हो गए तो ये पुनः हमको मिलेंगे नहीं, याद कर लीजिएगा। इसीलिए तो इनको कहा गया ये सीमित और अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब जिसे पुनः प्राप्त न किया जा सके। तो एक बार अगर मैंने लकड़ी जला दिया तो क्या तुरंत आपको लकड़ी मिल जाएगी? क्या नहीं, इसके निर्माण में बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। अगर आप एक पेड़ अभी काट देते हैं और एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ बढ़ने में कम से कम 5 से 10 साल का समय ले लेता है, बहुत लंबा समय। तब तक क्या आप लकड़ी के लिए बैठ के इंतजार करेंगे क्या कि वो लकड़ी निकलेगी तो मैं खाना खाऊंगा? है नहीं कर सकते ना। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें ऊर्जा के सीमित और अनवीकरणीय साधन है। तो एक प्रकार से आपने जो अनवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत पढ़े थे वही हैं परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो इनके नाम जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है इनमें से ऊर्जा का परंपरागत साधन कौन सा है। आप नाम लिख लीजिएगा, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन क्या हैं। गैर परंपरागत, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन ऐसे साधन जिनका प्रयोग मानव पहले नहीं करता था परंतु आधुनिक समय में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करने लगा है। अर्थात ऊर्जा के ऐसे साधन जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक समय में शुरू कर चुका है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो अब जरा देखिए कि इसमें कौन कौन आते हैं। इनमें आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। ये सब पूछा जाएगा आपसे, पूछा गया है और पूछा जाएगा, बहुविकल्पी में तो जरूर रहेगा ये। ठीक है। और ये कैसे हैं? ये प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में है और नवीकरणीय संसाधन भी हैं, और नवीकरणीय संसाधन भी हैं। ठीक है ना,
याद रख लीजिएगा आप लोग। नवीकरणीय संसाधन भी हैं, अर्थात इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखना शुरू करिए, अभी आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में हमको दो बातों को यहाँ पढ़ना है, तीन बातों को, कोयला और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। कोयला और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है, सबसे पहले कोयला। तो कोयला क्या है? कोयला कार्बन का एक अपर रूप है जो कि वनस्पतियों के जमीन में दबने के बाद हजारों करोड़ों वर्ष बाद बनता है। वनस्पतियों के दबने से बनता है, याद रख लीजिएगा। तो जो कोयला है ये एक कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, अक्रिस्टलीय अपर रूप है, याद रखिएगा। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? भारी उद्योगों में। कहाँ किया जाता है? भारी उद्योगों में किया जाता है। ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? कच्चे माल के रूप में। अब ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि कोयला जलाया जाता है, फिर वहाँ से जो निकलने वाली भाप होती है उसको एक पतली सी पाइप के द्वारा निकालते हैं। जो भाप होती है उसके सामने टरबाइन लगा देते हैं, तो जो निकलने वाली भाप है इस टरबाइन को चला देती है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। और कुछ कोयला ताप विद्युत संयंत्रों में क्या किया जाता है कि पहले कोयले को जलाकर पानी को उबाला जाता है, याद रख लीजिएगा, पानी को। और जब पानी उबलता है तो उसको भी एक पतले पाइप से निकालकर वहाँ टरबाइन लगाकर टरबाइन चलाते हैं, और उसी टरबाइन से क्या लगा होता है, उसी टरबाइन से बिजली उत्पन्न होती है, उसी टरबाइन से बिजली उत्पन्न होती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए आप लोग, यहाँ पे कहा गया कोयले का भार अधिक होता है जिसके कारण भारी उद्योग और ताप विद्युत संयंत्र में कोयला उसके निकट स्थापित किए जाते हैं। ये तो आपके लिए कोई बात नहीं हुई। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक खान है, एक खान है यहाँ पे, खदान, जिससे ज़मीन में खोदकर कोयला निकाला जा रहा है। अब यहाँ से कोयला निकाला गया तो यहाँ से इसको रखा गया और इसको लेकर जाएंगे हम लोग कहाँ तक? उद्योग के पास तक ले जाएंगे। अब अगर जो उद्योग है वो इस कोयला खदान से बहुत दूर है तो ले जाने में ही बहुत खर्चा लग जाएगा, क्योंकि कोयला भारी होता है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो हुआ क्या, जो उद्योग है उसको अगर ले जाने में खर्चा बहुत ज़्यादा लग गया तो वो सामान सस्ता नहीं बना पाएगा, महंगा ही बनाएगा। इसीलिए जो उद्योग होते हैं वो इसके पास ही स्थापित किए जाते हैं, मतलब जहाँ पे कोयला खदान होती है उसके पास ही स्थापित किए जाते हैं, जिससे कोयले को आसानी से उसके पास तक पहुँचाया जा सके, ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि कोयला बनता कैसे। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। कोयला जो होता है, जब पेड़ पौधे अर्थात वनस्पति, पादप पदार्थ यहाँ लिखा है ना, पेड़ पौधे अर्थात वनस्पति, जब जमीन के अंदर दब जाते हैं तो हजारों लाखों वर्ष के बाद उष्मा और दाब की प्रक्रिया के द्वारा कोयले का निर्माण होता है, याद रख लीजिएगा। जबकि जो कच्चा तेल होता है वो जीवों के दबने से होता है, अर्थात जीवाश्मों के दबने से होता है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कहा है कि जो संपीड़न की मात्रा है और गहराई और दबने का समय के आधार पर जो होता है कोयला कई प्रकार का हो सकता है। इस आधार पर जो कोयला है वो कई प्रकार का हो सकता है, आप जरूर इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब इस कहना चाहता है कि कोयला कितने समय तक दबा है, कितनी मात्रा में दबा है, इस आधार पे कोयला कई प्रकार का हो सकता है। तो इस आधार पे कोयले को चार भाग में बांटा गया है, चार भाग में। जैसे कि आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं, पीट कोयला लिखा हुआ है, फिर लिग्नाइट कोयला लिखा हुआ है, बिट्यूमिनस लिखा हुआ है, एंथ्रासाइट। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लीजिएगा। चारों नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, चारों नाम आप जरूर याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कोयला है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है। तो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है ये एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट कोयला है सबसे उच्च कोटि का। ये बात को आप ध्यान में रखिए। और सबसे घटिया जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है, सबसे घटिया जो कोयला है वो पीट कोयला है। मैं आपको एक बार सारणी में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है पीट, लिखा क्या हुआ है, पीट कोयला जो है रूपांतरण का पहला चरण है। इसमें 40 से 55% के लगभग कार्बन होता है। इसका मतलब ज़्यादा इसमें शुद्धियाँ होती हैं, वाष्पशील पदार्थ, और बहुत ज़्यादा इसमें नमी होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिए लिग्नाइट, यह निम्न गुणवत्ता का होता है। इसमें 30 से 40% तक कार्बन पाया जाता है। अर्थात
एक बात याद रख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो लिग्नाइट होता है। सबसे रद्दी कोयला, सबसे जो रद्दी कोयला होगा वो कौन होगा? लिग्नाइट होगा। सबसे रद्दी कोयला लिग्नाइट, क्या होगा? लिग्नाइट, ठीक है ना। आप ये बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अब जरा देखिए, अगला है बिट्यूमिनस कोयला। तो आप इसमें परसेंटेज भी ध्यान दे सकते हैं, परसेंटेज याद रख लीजिएगा। इसमें जो है लगभग बिट्यूमिनस कोयले में 40 से 75% तक कार्बन पाया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ यही पाया भी जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में। और इसी का प्रयोग भी व्यापक रूप से होता है, याद कर लीजिएगा। किस कोयले का प्रयोग होता है व्यापक रूप से? बिट्यूमिनस कोयले का होता है, और भारत में ज़्यादा मात्रा में यही कोयला प्राप्त भी होता है। लास्ट है आपका एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला है भारत में पाया जाने वाला, सबसे उच्च कोटि, ध्यान में रखेंगे आप इसको, सबसे उच्च कोटि का कोयला है, ठीक है ना। सबसे उच्च कोटि का कोयला है। और फिर देखिए अब इसमें लगभग 80 से 90% तक कार्बन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? जम्मू कश्मीर में। जो एंथ्रासाइट कोयला है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। फिर अब हम देख लेते हैं कि कोयला भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भारत में जो कोयले का क्षेत्र है वो दो ही जगह पर है, दो ही जगह पर। कोयले का जो क्षेत्र है वो दो जगह पर है। कहाँ कहाँ पर? कोयले के क्षेत्र को दो हिस्से में बांटा जाता है, एक गोंडवाना क्षेत्र और एक टर्शियरी क्षेत्र। एक गोंडवाना क्षेत्र और एक टर्शियरी क्षेत्र। यहाँ से ही लगभग भारत का अधिकतर कोयला मिलता है। गोंडवाना क्षेत्र से भारत का अधिकतर कोयला मिलता है, और इसका निर्माण देखिए बहुत पहले हुआ था। सबसे पुराना क्षेत्र यही है। कोयले का सबसे पुराना क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र ही है, याद कर लीजिएगा। आप इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि कोयले का वितरण दो क्षेत्रों में होता है, गोंडवाना क्षेत्र और टर्शियरी क्षेत्र। तो इसका निर्माण बहुत पहले, लगभग 200 लाख वर्ष पहले हुआ था। और इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं तो आप इसको लिख लीजिएगा। इस क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र आते हैं, जिसमें झरिया, रानीगंज और बोकारो प्रमुख कोयला खदानें हैं। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रमुख खनिज का उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उनमें भी आपको मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप इनको कॉपी में अपने नोट डाउन कीजिए। फिर देखिए टर्शियरी कोयला, इसका निर्माण लगभग 55 लाख वर्ष पहले हुआ था। ये नए समय का कोयला है। ये कहाँ पाया जाता है? पूर्वोत्तर के राज्यों में पाया जाता है, जैसे मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल, नागालैंड। जो मैंने आपको 7 सिस्टर बताया था, 7 सिस्टर जब बता रहे थे हम भारत का मानचित्र, तो ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया भारत में कोयले का वितरण, कि भारत में कोयला पाया कहाँ कहाँ जाता है। इस पर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले का वितरण कहाँ कहाँ पर है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। इस टाइप से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरी हेडिंग पे चलते हैं, पेट्रोलियम। तो इसके बारे में क्या क्या आपको जानना चाहिए, क्योंकि जैसा कि इसको कच्चा तेल कहा जाता है, इसे खनिज तेल और तरल सोना भी कहा जाता है। तरल सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम या कच्चा तेल को कहा जाता है, ठीक है ना। अब कच्चा तेल क्या होता है कि जब जीव जंतु जमीन के अंदर दब जाते हैं तो वही हजारों करोड़ों वर्ष बाद उष्मा और दाब की प्रक्रिया के द्वारा कच्चे तेल में अर्थात पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। और जब ये पेट्रोलियम ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पेट्रोलियम जब ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है तो इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रभाजी आसवन किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रभाजी आसवन किया जाता है इसका। और जब इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है तो इसके प्रभाजी आसवन से ही पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्रीस आदि निकाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर कॉपी में नोट डाउन करिए आप लोग। भारत का जो पहला तेल का कुआं था वो 1867 में डिगबोई असम में खोदा गया था। 1867 में डिगबोई असम में खोदा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट करिए। बहुविकल्पी में आपको आएगा, क्योंकि अब 20 सवाल बहुविकल्पी हैं, याद रख लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद देखिए इसकी रिफाइनरी से वस्त्र, उर्वरक और रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल और लिब्रिकेंट मतलब वही ग्रीस जिसे आप बोलते हैं, ग्रीस, ठीक है ना, प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो आपको इसके बारे में कुछ करना नहीं है। अगर आपको टिप्पणी लिखने को आती है तो ऐसे आप कहेंगे पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग वस्त्र, उर्वरक और रसायन उद्योग में किया जाता है, और परिवहन के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लिख दीजिएगा, पेट्रोलियम का सबसे पहला कुआं जो खोदा गया था वो 1867 में डिगबोई में खोदा गया था, ठीक है।
आप इसको लिख दीजिएगा। फिर आप देखिए पेट्रोलियम की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है, पेट्रोलियम की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है, जरा हम लोग इस पर नज़र दौड़ाते हैं। तो देखिए जो भारत पेट्रोलियम की प्राकृतिक उपस्थिति है टर्शियरी युग की चट्टानों में हुई है। कहाँ पे हुई है? टर्शियरी युग की चट्टानों में हुई है। तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा, भारत में पेट्रोलियम की प्राकृतिक उपस्थिति टर्शियरी युग की चट्टानों में हुई है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो टर्शियरी युग की परत होती है अर्थात तेल धारक परत होती है वो चूना पत्थर या बलुआ पत्थर से बनी होती है और जिसमें तेल आराम से प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 63% भाग मुंबई हाई से अर्थात महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, 18% गुजरात से और 16% भाग असम से प्राप्त किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा पैदा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग आयात करते हैं, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक क्षेत्र आपको मिलता है, ये मुंबई हाई जो एक क्षेत्र है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र आप याद रख लीजिएगा। जैसे आपसे तेल क्षेत्र पूछा जा सकता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो आपसे तेल अर्थात पेट्रोलियम क्षेत्र जब पूछा जाएगा तो मानचित्र में पूछा जाएगा कि तेल क्षेत्र को दर्शाइए। तो एक आप याद कर लीजिए मुंबई हाई और दूसरा आप याद कर लीजिए अंकलेश्वर गुजरात, दूसरा आप याद कर लीजिए अंकलेश्वर गुजरात। ठीक है, और फिर उसके बाद असम डिगबोई, असम डिगबोई, तीन याद कर लीजिए, मुंबई हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात और डिगबोई असम, डिगबोई असम। ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, अभी मैं आपको सारणी बनवा रहा हूँ, आप वहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अभी आप उस सारणी में देखेंगे और उसी में आप लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ये इसको स्वच्छ ऊर्जा संसाधन क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जलने से ना CO2 बहुत कम मात्रा में निकलता है, CO2 बहुत कम मात्रा में निकलता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है मेथेन। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, मुख्य अवयव जो होता है वो मेथेन होता है जिसमें एक कार्बन है। अब अगर ये जलेगा, जब इसका दहन होगा तो इसके दहन से CO2 बनेगा। अब कितना CO2 बनेगा? चूंकि एक ही कार्बन है तो एक CO2 बनेगा। लेकिन जब हम पेट्रोल की बात करते हैं, जब हम बात पेट्रोल की करते हैं, तो जैसे ही आप पेट्रोल की बात करने जाते हैं, पेट्रोल में आपने देखा होगा, पेट्रोल में जानते हैं आप 5 से लेके 12 तक कार्बन होते हैं। जो पेट्रोल है, पेट्रोल में 5 से लेके 12 तक कार्बन होते हैं। इसका मतलब जब ये जलेगा तो 5 से लेके 12 CO2 भी हमको मिलेंगे। तो ज़्यादा CO2 मिल रहे हैं, इसका मतलब इससे प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी अपेक्षा इस प्राकृतिक गैस से प्रदूषण कम होता है, इसीलिए इस प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? तो इसका प्रयोग खाना पकाने में, वही जो हमने बायोगैस सुना है, बायोगैस, बायोगैस का भी अवयव ये होता है। लगभग 50 से 55% बायोगैस में होता है, ये 50 से 55% बायोगैस में होता है, याद कर लीजिएगा। और बाकी उसमें CO2 होता है और जलवाष्प होता है। ठीक है, और बाकी अब तो CNG से गाड़ियाँ भी चलाई जा रही हैं, तो ऑटोमोबाइल उद्योग, वही जो गाड़ियाँ चलती हैं ऑटोमोबाइल उद्योग उसी को कहा जाता है। तो इसका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में भी किया जाने लगा। तो आप कैसे लिखेंगे उसको कि प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है क्योंकि इसके जलने से बहुत कम मात्रा में प्रदूषण होता है। यह पेट्रोलियम और कोयले की अपेक्षा बहुत कम प्रदूषण करता है। तो आप मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिए और एक बार अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करिए। प्राकृतिक गैस के बारे में क्या लिखेंगे? प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है क्योंकि यह जलने पर क्योंकि यह जलने पर कोयला और पेट्रोलियम की अपेक्षा कम हानिकारक गैस उत्पन्न करता है, कम हानिकारक गैस उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग खाना पकाने और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा नीचे, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का प्रयोग, प्राकृतिक गैस का प्रयोग CNG के रूप में किया जा रहा है। CNG कोष्ठक में लिख लीजिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में किया जा रहा है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद देखिए आगे लिख लीजिएगा नीचे एक इंडिकेट पॉइंट करके, इसके भंडार,
इसके भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन में अत्यधिक मात्रा में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में अत्यधिक मात्रा में है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और साथ साथ मुंबई हाई और खंभात की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। मुंबई हाई और खंभात की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, प्राकृतिक गैस के बारे में टिप्पणी। इसको जरूर आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो ये जो तीन आपके स्रोत थे वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत थे। कौन कौन से हो गए? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, तो ये क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की क्या कहानी है, जरा आप लोग देखिए। वही है जो पहले मानव प्रयोग नहीं करता था, परंतु अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका उपयोग करने लगा है, इसीलिए इनको गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। और ये ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन होते हैं, अर्थात इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला आपको मिलता है परमाणु तथा अणु की ऊर्जा। तो ये परमाणुविक ऊर्जा क्या है, इससे क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आप लोग, जो हमारे पास परमाणु होते हैं, रेडियो एक्टिव परमाणु, रेडियो एक्टिव परमाणु, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये विघटित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? विघटित होते रहते हैं। अभी आप साइंस की बोर्ड एग्जाम कैप्सूल क्लास देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो क्या होगा, ये रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब इनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो ये एक भाग से दूसरे भाग में टूटते हैं। तो जब इनको एक भाग से दूसरे भाग में कृत्रिम रूप से तोड़ा जाता है, किस रूप से तोड़ा जाता है? कृत्रिम रूप से तोड़ा जाता है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा को उपयोग किया जाता है। किस रूप में? विद्युत के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है, अन्य चीज़ों के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। तो हमारे पास परमाणु ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रमुख रूप से यूरेनियम और थोरियम। थोरियम के भारत में बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग इसका उपयोग करना नहीं सीख पाए हैं। जिस दिन हम लोग इसका उपयोग करना सीख गए, परमाणु ऊर्जा में हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। याद रख लीजिएगा, परमाणु ऊर्जा में हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे जिस दिन हम लोग थोरियम का उपयोग करना सीख लिए। थोरियम पाया कहाँ जा रहा है भारत में, जरा देखिए तो। थोरियम भारत में पाया कहाँ जा रहा है? केरल में मिलने वाली मोनाजाइट बालू में थोरियम भारी मात्रा में होता है। मोनाजाइट सैंड में थोरियम भारी मात्रा में होता है। इंपॉर्टेंट चीज़, मोनाजाइट सैंड कहाँ पाई जाती है? केरल में। और उसमें क्या पाया जाता है? थोरियम। कॉपी में लिखिए इसको तुरंत। थोरियम मोनाजाइट सैंड अर्थात बालू कहाँ? केरल में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो कैसे बनाया जाएगा? रेडियो एक्टिव पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में तोड़ा जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। उसी ऊर्जा का प्रयोग विद्युत बनाने में किया जाएगा, ठीक है। चलिए सौर ऊर्जा जरा देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ध्यान दीजिएगा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसके प्रयोग से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, हम लोग सूर्य से आने वाली ऊर्जा को फोटोवोल्टिक सेलों के माध्यम से, जो कि सिलिकॉन के बने होते हैं, फोटोवोल्टिक सेलों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करके बैटरी में संचित कर लेते हैं। बैटरी में संचित कर लेते हैं, जिससे इसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं। और बाकी सौर कुकर से भी हम लोग खाना डायरेक्ट बनाते हैं, उसमें भी सिलिकॉन की परत लगी होती है, जो कि इसकी ऊर्जा को सीधे उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट करती है? उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जिससे उसमें भोजन पक जाता है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो बाकी सौर ऊर्जा पे यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है आपको। क्या लिखेंगे अगर लिखने का मन करेगा तो? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ पर तापमान अधिक रहता है, इसीलिए भारत को सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। अतः भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, अपार संभावना है। इसी अपार संभावना को देखते हुए भारत में सौर सेलों का निर्माण किया गया है, जो कि सूर्य की ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आप मेरी बात को थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। आगे देखिए, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, तो जो हवा चलती है,
हवा के द्वारा पवन चक्कियों को चलाकर बिजली का उत्पादन किया जाए। अर्थात पवन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाए तो उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। पवन का उपयोग अगर ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाए तो उसी को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। इसमें किया क्या जाता है, बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगा दी जाती हैं। जैसे आपने खंभा लगाया, यहाँ पर एक पंखा लगा दिया ऐसे। अब जब हवा चलेगा तो ये पंखा घूमेगा ऐसे, और इस पंखे में से ऐसे चेन लगा के नीचे ले जाके टरबाइन लगा दिए। ये जब पंखा घूमेगा टरबाइन भी घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो यहाँ से जनरेटर की कुंडली घुमाकर बिजली पैदा कर लेते हैं। इस तरह से बिजली इसकी पैदा होती है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो कुछ स्थान दिए गए हैं जो आपको जानने योग्य नहीं है, कुछ आपको देखना नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं। आप इनको मत देखिए तो ही ठीक है। बायोगैस, बायोगैस बायोगैस कैसे बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियाँ अर्थात पेड़ पौधे, कृषि अपशिष्ट, पशुओं के मलमूत्र और अन्य अपशिष्ट को मिलाकर एक साथ मिक्स किया जाता है, और जब उसे घुमाया जाता है तो उसमें से एक गैस निकलती है जिसे हम बायोगैस कहते हैं। ये बायोगैस जो होती है प्रमुख रूप से मेथेन, फिर CO2 और जल वाष्प का मिश्रण होती है। मेथेन, CO2 और जल वाष्प का मिश्रण होती है, जिसमें मेथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 50 से 55%, और लगभग 35% के आसपास पाया जाता है CO2, और शेष हिस्सा जल वाष्प का होता है। ठीक है ना, तो इसका प्रयोग दहन करके ऊर्जा प्राप्त करने में होता है। क्या प्राप्त करने में होता है, ऊर्जा प्राप्त करने में होता है। तो दहन करके ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए इसे ईंधन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ईंधन। तो बायोगैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, खाना पकाने के लिए और रोशनी के लिए अर्थात बल्ब जलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कुछ नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बारे में। हम लोग देख लेते हैं, एक दो और बचे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आपको जानने के लिए दो बातें मिलेंगी। एक तो ज्वारीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब है जब समुद्र का जल आगे बढ़ता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब पीछे जाता है तो उसे भांटा कहते हैं। और बैगन वाला भांटा नहीं याद रखिए, नहीं चोखा बना खाइए उसको, याद रखिएगा। जब समुद्र का जल आगे बढ़ता है तो ऐसे बड़ी बड़ी लहरों के रूप में बढ़ता है। कभी आप जाएंगे समुद्री तट पर घूमने के लिए तो आपको लहरें देखने को मिलेंगी, याद रखिएगा। हम लोग बचपन में गए थे गंगा सागर, तो वहाँ पे हम लोगों ने लहरें देखी थी। ठीक है, आप लोग कभी जाइएगा तो देखिएगा पानी की लहरें कैसे उठती हैं। जब ये लहरें उठती हैं तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, और जब तेज़ी से आगे बढ़ती हैं तो यहीं पे हम लोग लगा देते हैं टरबाइन, और जब आके उस पर टकराती हैं तो टरबाइन घूम जाता है, और घूमने के बाद बिजली इसकी पैदा हो जाती है। तो इसका मतलब इसका भी प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जा रहा है, इसीलिए इसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब बताइए, एक बार पानी आके टरबाइन घुमा गया तो क्या पानी खत्म हो जाएगा, नहीं, फिर आएगा फिर घुमाएगा, फिर आएगा फिर घुमाएगा, जितनी बार आएगा उतनी बार घुमाएगा, अर्थात आप इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में अर्थात जहाँ पर समुद्र पाया जाता है। अपने तालाब के पानी में आप थोड़ी ना ज्वार उठा लेंगे, ज्वार कहाँ पे आएगा, समुद्र में ही तो आएगा ना, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे देखिए क्या है, भूतापीय ऊर्जा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भूतापीय ऊर्जा क्या है, कहीं कहीं पर पृथ्वी के अंदर का तापमान गर्म होता है, और जब पृथ्वी के अंदर का तापमान गर्म होता है तो वहाँ का जो पानी होता है वो वाष्प बन के बाहर निकलता रहता है, और जब पानी वाष्प बन के बाहर निकलता है तो उसी वाष्प को एक पतली सी पाइप के द्वारा ले जाकर टरबाइन चला लेते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। इसी को बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। कहाँ कहाँ पर होती है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पृथ्वी का वह तप्त भाग जहाँ भूमिगत जल होता है वहाँ पर जल भाप बनकर परिवर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगता है, और इसी भाप का प्रयोग टरबाइन चलाने में किया जाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। यही मैंने आपको बताया। ठीक है, कहाँ कहाँ होती है ज़रा इसको आप ध्यान में रख लीजिए। लद्दाख की पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण घाटी। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पार्वती घाटी है, तो लद्दाख में पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण की पार्वती घाटी में होती है। कौन सी, भूतापीय ऊर्जा, जहाँ पर पृथ्वी के अंदर की गर्मी से पानी को वाष्प बनाया जाता है, और वहाँ से जो भाप निकलती है उससे टरबाइन चलाई जाती है। ठीक है, तो पृथ्वी के तापमान को प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी ताप दे रही है, हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए गैर परंपरागत साधन में आएगा। तो आपको एक काम करना होगा कि ये सारे नाम जरूर याद रख लेने होंगे, कौन सा परंपरागत है कौन सा गैर परंपरागत है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग इस चैप्टर से कुछ
प्रमुख प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्नोत्तर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन आज जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन से राज्य में किस खनिज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए मानचित्र की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और बहुविकल्पी सवाल की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जरूर ध्यान में रखिए आप इसको। बहुविकल्पी सवाल और मानचित्र दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ज़रा नज़र घुमाइए और ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहला आपका खनिज आता है लोहा। कौन आता है? लोहा। सबसे पहला खनिज लोहा आता है जी, लोहा। तो लोहा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? लौह उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका। लिखिए क्रम से, याद करिए पहला वाला उड़ीसा। लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। फिर लौह उत्पादक 2 क्षेत्र बताइए, मानचित्र में दर्शाने को दे देगा। लौह उत्पादक 2 क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाइए, तो कौन कौन से हो गए? एक सिंहभूम हो गया झारखंड, एक मयूरभंज हो गया उड़ीसा। सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। नाम जरूर लिखिए, जैसे मैंने सारणी बनाई है वैसे बना लीजिए। फिर देखिए मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो आपके सिलेबस में है मैं उसी को बता रहा हूँ बस। मैग्नीज, मैग्नीज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। लेकिन भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, लिख लीजिएगा। मैग्नीज के सबसे ज़्यादा भंडार उड़ीसा में है। मैग्नीज के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे हैं? उड़ीसा में है। आप इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, मैग्नीज के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक। ये ध्यान में रखिए आप लोग। लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग डेटा दिया जा रहा है, तो मैंने आपके लिए कई जगह से खोज कर डेटा लाने की कोशिश की है, जहाँ तक आशा है कि ये सही डेटा ही है, ठीक है। तो मैग्नीज उत्पादक 2 क्षेत्र क्योंझर उड़ीसा, बालाघाट एमपी। क्योंझर उड़ीसा, बालाघाट एमपी, दोनों लिख लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट तांबा है आपके लिए, तांबा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोहा इंपॉर्टेंट है, लोहे के बाद आपके लिए तांबा इंपॉर्टेंट है। तांबा में सबसे पहले एमपी आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर झारखंड आता है। तो नंबर 1 पे एमपी, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे झारखंड। अगर तांबा उत्पादक 2 क्षेत्रों का नाम पूछ रहा है तो झुंझुनू और खेतड़ी राजस्थान, झुंझुनू खेतड़ी राजस्थान, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और बालाघाट एमपी इसमें भी आता है, बालाघाट एमपी इसमें भी आता है। प्राकृतिक गैस देखिए, असम, राजस्थान। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है असम में, फिर पाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। अब आइए बॉक्साइट पे आइए। बॉक्साइट, तो जो बॉक्साइट है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो देखिए उड़ीसा में क्या क्या पैदा हुआ, लौह अयस्क भी उड़ीसा में ही था, लौह अयस्क भी उड़ीसा में था, बॉक्साइट भी उड़ीसा में ही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है झारखंड, फिर आता है गुजरात। इसके जो 2 क्षेत्र हैं, कोरापुट उड़ीसा और कोडरमा झारखंड। कोरापुट उड़ीसा और कोडरमा झारखंड, यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। आप लोग जरूर इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ये एल्यूमिनियम निकाला जाता है इससे, ठीक है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ये अयस्क है, ठीक। चलिए, तो अब देखिए कोरापुट और कोडरमा इसके क्षेत्र हो गए। अब आते हैं अभ्रक पे। अभ्रक, माइका जिसे बोला जाता है, माइका, माइका, MICA, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पैदा होता है, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेल्लोर कहाँ पर है और किससे संबंधित है? नेल्लोर कहाँ पर है और किससे संबंधित है? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है और अभ्रक से संबंधित है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है और अभ्रक से संबंधित है। फिर चूना पत्थर आप देख लीजिए, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे खड़िया या संगमरमर आप बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया या संगमरमर सबसे ज़्यादा राजस्थान में पैदा होता है। फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए कोयला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया। अब कोयला, तो कोयला देखिए 2 प्रकार से पढ़ा जाएगा। एक भंडार, भंडार के लिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड उल्टा हो जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड उत्पादन में चला आता है। जब भंडारण की बात करते हैं तो नंबर 1 झारखंड, उत्पादन की बात करते हैं तो नंबर 1 छत्तीसगढ़, इसको जरूर लिखिएगा। 2 स्थान झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, ये सबसे बड़ा है। जो झरिया झारखंड है ये सबसे बड़ा है, याद रख लीजिएगा आप लोग, सबसे बड़ा है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो रानीगंज पश्चिम बंगाल का है ये सबसे पहला है, सबसे पहला कोयला क्षेत्र है। कोयले की खदान
सबसे पहली कहाँ पर खोदी गई थी? रानीगंज में। जैसे सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई असम में, वैसे सबसे पहली खदान कोयले की रानीगंज में, और सबसे बड़ा झरिया में, झारखंड, याद रखिएगा। अब आ जाइए कच्चा तेल पे। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, फिर गुजरात, फिर असम। सबसे ज़्यादा कच्चा तेल राजस्थान से प्राप्त किया जाता है, फिर गुजरात से, और फिर असम से प्राप्त किया जाता है। अगर इसके दो क्षेत्र पूछे जाते हैं तो एक आप याद रखिए मुंबई हाई जो कि महाराष्ट्र में है, लिख लीजिएगा, और दूसरा है जामनगर गुजरात में। दूसरा है जामनगर गुजरात में, ठीक है, ध्यान में रख लेंगे आप लोग इसको, ठीक। उसके बाद आप देखिए सोना कर्नाटक में कोलार की खान है, तो इम्पॉर्टेंट है। कोलार की खान किससे संबंधित है? सोना से है। उसके बाद चांदी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर कर्नाटका में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर कर्नाटका में पाई जाती है। उसके बाद आप लोग एक हीरा भी याद कर लीजिए, हीरा। तो हीरा कहाँ होता है? हीरा होता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश में पन्ना जो है, पन्ना, यहीं पर हीरा का खान है, यहीं पर हीरा पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके सिलेबस में जो जो खनिज हैं उनके उत्पादक राज्य और उनके उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी की दृष्टि से और मानचित्र की दृष्टि से दोनों से हो सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर का मानचित्र आने वाला है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप इसको जरूर पढ़िएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, याद रख लीजिएगा, और जितने लोग के पास हो सके शेयर भी करिएगा। तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में कुछ प्रश्न उत्तर के साथ। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले अध्याय पर, जो कि विनिर्माण उद्योग से संबंधित होगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।